प्यारे साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का हमारा विषय है साइमन कमीशन। जी हाँ, आप सभी ने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन भारत में सन 1927 में आया था। जी हाँ, जब वो भारत में आया तो उसके पास 7 मेंबर की कमेटी थी, यानी उसकी कमेटी में कुल 7 मेंबर थे और उन 7 मेंबर में एक भी भारतीय नहीं था, अर्थात वो सभी 7 के साथ विदेशी थे। हमें जहाँ तक पढ़ाया जाता है कि भारत देश के लोगों ने उसका विरोध इसीलिए किया कि उस टीम में 7 मेंबर जो थे वो 7 के साथ विदेशी थे, एक भी भारतीय नहीं था। ये आप जानते हैं कि वो 1927 में आया था। जब वो 1927 में भारत में आया तो पहले उसकी जो स्टार्टिंग थी वो है लाहौर। जी हाँ, जो आज पाकिस्तान में है, लाहौर में साइमन कमीशन आया था। पूरे भारत देश के जितने कांग्रेस के सदस्य थे, जितने नेतागण थे, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय इत्यादि जितने भी साथी थे, सभी ने उसका विरोध किया। और विरोध किस तरीके से हुआ, ये भी इस बात से भी आप सभी वाकिफ होंगे कि गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडों से उसको बहिष्कृत किया गया, उसका बहिष्कार किया गया। लेकिन हमारा जो विषय है उसका, इस विषय का वो पहलू जिसकी जानकारी देश के बहुत कम लोगों को है। जी हाँ, साइमन कमीशन भारत आया, गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए, इतनी तो हमें नॉलेज है। क्या आप जानते हैं कि साइमन कमीशन के आने पे कुछ साथी थे, कुछ बुद्धिजीवी, जिन्होंने उसका विरोध ना करके वेलकम किया था। जी हाँ, उनमें से एक थे परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे थे सर चौधरी छोटू राम जी। जी हाँ, इन 2 महान हस्तियों ने साइमन कमीशन का विरोध ना करके उनका वेलकम किया था। साइमन कमीशन आया ही क्यों भारत, पहले तो इस विषय को जानना जरूरी है। उनसे पहले भी अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, वो भी एक आम इंसान थे, हम भी आम इंसान हैं। तो उसके आने पर पूरे देश के लोगों ने ऐसा क्या सोचा कि उसका विरोध करना पड़ा। उसके कोई 10 हाथ पांव तो थे नहीं, वो भी एक आम इंसान थे। जी हाँ, साइमन कमीशन के आने का कारण यही था कि भारत देश में सिर्फ अंग्रेजों का ही राज नहीं था। भारत देश की 85% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं थी, वो अंग्रेजों के भी गुलाम थी। और जो भारत देश के अपने आप को उच्च तबके के समझते थे, स्वर्ण समाज को समझते थे, उन लोगों के भी गुलाम थे, यानी दोहरी गुलामी। देश की 85% पॉपुलेशन दोहरी गुलामी का शिकार थी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लेटर लिख करके ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर किया कि उनको एक कमेटी बनानी पड़ी ताकि वो इंडिया में आए, सर्वे करे, प्रैक्टिकल देखे, उसके बाद वो समाज हित में, इस दबे कुचले समाज के हित में कोई निर्णय ले। जी हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश से पढ़ करके भारत आए थे, जो बड़ौदा नरेश, जो गुजरात के राजा थे, उनके सहयोग से जो स्कॉलरशिप मिली थी, उस बेस पर विदेश में पढ़ करके आए। तो वहाँ से पढ़ कर जब वो आए तो उन्होंने 10 दिन तक बड़ौदा में नौकरी की, उस राजा के दरबार में। जब बाबा साहब को 10 दिन नौकरी करते करते हो गए और बाबा साहब ने विदेश में पढ़ करके ये सोचा था कि जैसी दुनिया वहाँ की है ऐसी ही आज इंडिया में भी होगी, दुनिया बदल गई होगी, लोगों का व्यवहार, उनकी सोच बदली होगी। लेकिन नहीं, जितना अपमान बाबा साहब ने बचपन में स्टडी करते करते सहा था, उसी अपमान का दोबारा शिकार होना पड़ा एक उच्च पद पर सैनिक सचिव होने के बावजूद भी। बाबा साहब ने 10 दिन तक नौकरी की और 11वें दिन रिजाइन कर दिया बड़ौदा नरेश के सामने कि महाराज, मैं इस अपमानित जीवन, इस नौकरी को सहन नहीं कर सकता, मैं इसके दायरे में काम नहीं कर सकता, मुझे इससे रिजाइन चाहिए। बाबा साहब ने 10 दिन जॉब करने के बाद 11वें दिन वो बड़ौदा के एक छोटा सा पार्क था, उसमें एक पेड़ के नीचे बैठे और फूट फूट कर रोए कि मेरे समाज की, मेरे साथ जब ऐसी स्थिति है तो बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। तब बाबा साहब ने 11वें दिन एक प्रण लिया कि मैं जीवन भर अब नौकरी नहीं करूँगा। सबसे बड़ी गुलामी जो है वो ये मानसिक गुलामी है। इसके लिए, इससे छुटकारा दिलाने के लिए और खुद छुटकारा पाने के लिए अपना पूरा जीवन में संघर्ष करूँगा। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार को लेटर लिखे कि हमारा अत्याचार होता है। तब सर जॉन साइमन, जी हाँ, उनका नाम था सर जॉन साइमन,
उन्हीं के नाम पर उनको साइमन कमीशन के रूप में एक आयोग की संज्ञा दी गई। जब साइमन कमीशन भारत में आए तो दूसरे लोग तो पहले सचेत हो ही गए थे कि किस पर्पज से आ रहा है, किन की बदौलत आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो दबे कुचले समाज के लोग थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, कोई सड़कों पर जो किसी कॉर्नर पर बैठ करके मोची का काम करता है, उन लोगों को वहाँ से हटाकर अपने उस समाज के लोगों ने अपने व्यक्ति वहाँ पर फिट कर दिए कि यदि कोई आपके पास आए, आपसे पूछे तो आपने ये जवाब देना है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखानी है। तो बाबा साहब चौधरी सर छोटूराम जी एवं अन्य सदस्य जब साइमन कमीशन के साथ आए और उन्हें समाज की स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की, तो रास्ते में जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे अवगत कराया कि ये भी एक दबे कुचले समाज के लोग हैं, ये भी सिर्फ इनको जिम्मेवारी, इनको जो ड्यूटी दी गई है सिर्फ सफाई की है। तब साइमन कमीशन ने उन लोगों से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे साथ तो कोई अमानवीय व्यवहार नहीं होता, हम तो बहुत खुश हैं। दूसरे साथी से मिले, उनका भी जवाब यही था। बाबा साहब को शंका हुई कि कभी यहाँ भी चीटिंग ना चल रही हो। जब आगे गए तो वहाँ भी किसी चौराहे पर एक मोची अपना काम कर रहा था। तो बाबा साहब ने कहा, ये भी देखिए, ये भी शूद्र समाज से ही आते हैं, अछूत समाज से, इनके साथ भी अत्याचार होते हैं। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं होता। वो भी अच्छा क्लीन शेव लगा के अच्छे सफ़ेद धोती कुर्ते में बैठे हुए थे। बाबा साहब ने जब वहाँ भी सुना कि यहाँ उनके साथ ऐसा नहीं होता है तो बाबा साहब को शंका हुई कि यहाँ भी चीटिंग है। तब बाबा साहब ने उनसे प्रश्न किया कि आप ये मोची का काम कब से कर रहे हैं? तो साथी ने जवाब दिया कि मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, मेरे डैडी, मेरे दादा दादी सब यही, हमारे पूर्वज यही काम करते थे, हमारे साथ तो कोई शोषण नहीं होता। तब बाबा साहब ने कहा कि ये जो औजार रखे हैं, ये जो टूल है, इसको क्या कहते हैं? तब उस साथी ने जवाब दिया कि जी वही है जिससे चमड़े को काटते हैं। बाबा साहब ने कहा हाँ हाँ, चमड़े को तो काटते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? तब वो उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि वहाँ एक बहरूपिया, एक डुप्लीकेट व्यक्ति को बिठा दिया गया था ये षड्यंत्र करने के लिए कि सही रिपोर्ट समाज पे जो अत्याचार है वो लोगों तक ना पहुँचे। तब बाबा साहब ने कहा था कि यही देख लीजिए, ये एक रामबा है, ये रामबी है, ये आरी है। इस तरह के जो औजारों का नाम होता था इनको नहीं पता और कहते हैं कि ये बचपन से काम कर रहे हैं इनके पूर्वजों के। यहाँ भी टकोसला। उसके पश्चात बाबा साहब पास में जो रास्ते में एक तालाब पड़ता था वहाँ पर लेकर गए, जहाँ पर किसी भी दलित समाज को, अछूत समाज के व्यक्ति को पानी को छूने तक का अधिकार नहीं था। जब साइमन कमीशन वहाँ साथ में गए तो बाबा साहब ने एक्सपेरिमेंट पहले एक कुत्ते को लेकर के किया कि कोई कुत्ता गया जो पानी में जा करके पानी को पीप के भी आया और उसमें मुंह डुबोकर, यानी जिसे कह सकते हैं कि नहा करके भी वापस आया। इस दृश्य को देखते हुए वहाँ पर उपस्थित जो दूसरे स्वर्ण समाज के लोग भी थे उनको कोई एतराज नहीं था। तब बाबा साहब ने कहा कि एक साथी जो उनके साथ था अछूत समाज का, उसको कहा कि आप पानी को हाथ लगाइए। वो डरते डरते पानी के पास गया क्योंकि उसको पता था कि इस तालाब से कोई कुत्ता, बिल्ली, सूअर तो पानी पी सकता है लेकिन एक इंसान पानी नहीं पी सकता। वो व्यक्ति बड़ी हिम्मत करके पास में जो ही उसने तालाब के पानी को छुआ, तभी वहाँ पर जो उस समाज के लोग थे, अपने आप को स्वर्ण समझते थे, उन लोगों ने वहाँ लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। इस दृश्य को देखकर ये स्पष्ट हो गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल स्पष्ट है। इस सारी घटनाओं को देखते हुए साइमन कमीशन ने खुद इस बात को अपील किया कि इतना अमानवीय जो अत्याचार है, ये जो घटनाएं हैं, इतना तो हम अंग्रेज भी इंडियन लोगों पर नहीं करते जितनी ये अमानवीयता अपने ही देश के लोगों को के ऊपर अत्याचार करके दर्शाते हैं। इन सारी बात की घटनाओं को देखते हुए तब साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की जो ब्रिटिश सरकार के सामने रखी कि बिल्कुल यहाँ एक अमानवीय व्यवहार होता है, एक इंसान को इंसान का दर्जा नहीं है, इंसान को इंसान के रूप में नहीं समझा जाता। एक इंसान को जीवित रहने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उसके लिए जो मानव अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना जरूरी है, उन चीज़ों से यहाँ के 85% लोग वंचित हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हीं के अनुरोध पर, उस रिपोर्ट के आधार पर वो सभी मानवीय अधिकार दिए जिनकी बदौलत हमें ब्रिटिश सरकार में भी परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं अन्य बुद्धिजीवी साथियों के सहयोग से हमें वोट का अधिकार भी उस समय प्राप्त हुआ। उनकी रिपोर्ट के बाद हमें पानी पीने का, मंदिरों में जाने का, ये ब्रिटिश सरकार के आधार पर तब बाबा साहब ने कहकर जो कानून बनवाए, तब हमें वो चीज़ मिली। इन सभी का, उन सभी महापुरुषों का
बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपनी लेखनी के माध्यम से उन सभी चीज़ों से अवगत कराया जो एक मानव अधिकार के लिए जरूरी थी। जय भीम, नमो बुद्धाय।